कथा के नाम से होगा, उत्तर दिया और दक्षिण दिया। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस सम्मेलन में डेफिनेटली आवर सर्विसेज will be the one of the most golden services in the world. So be the alumni of। आज विद्या भारती के 13,000 से अधिक विद्यालय देश के हर कोने कोने में है। हमारे जैसे पूर्व छात्रों की संख्या लाखों में है। पंजीकृत पूर्व छात्र लगभग 8 लाख से ज्यादा हैं, जो किसी भी संस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम विद्यालय के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक हैं। प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य सेवा सहित समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में पदम्बन लेंगे। भारत माता इस कार्यक्रम के मुख्य माननीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, विद्या भारती अखिल शिक्षण संस्थान के माननीय संगठन मंत्री श्री गोविंद चंद्र मोहंती जी, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी, एवं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से या झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए शिक्षक वृंद एवं छात्र, आप सभी का इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मंच की अध्यक्षता करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष का अनुभूति हो रही है। जगह है सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया का छात्र रहा हूँ और आज जो कुछ भी हूँ मैं स्कूल के जो अपने विद्यालय का जो संस्कार है उसी संस्कार की वजह से मैं हूँ। मेरे समय में जब मैं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे जो गुरु जी थे, अभी प्रधानाचार्य गोस्वामी जी थे और अभी मुझे आशा है कि वो छपरा में प्रधानाचार्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रांगण में बैठे हैं आशुतोष कुमार दास जी, तो कृपया खड़ा हो जाए और सारे लोग उनका स्वागत करें। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और वर्तमान में मैं पटना नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर हूँ। जैसा कि अभी बहुत सारा चीज़ों को भैया लोगों ने बताया और हमारी बहनें बताई, भैया अनिमेश ने बताया, ये पुनर्जागरण का समय है। तो पुनर्जागरण हर सेंस में हो रहा है और इसमें विद्या भारती अपना अहम भूमिका निभा रहा है। इसके हम एक अहम पार्ट हैं। हम इसके पार्ट को हम आगे बढ़ा भी रहे हैं और जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो हमारे RSS से, हमारे फैक्ट्री संस्था से मिला हो, विद्या भारती संस्था से मिलता हो, तो हम उन चीज़ों को राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रदीप कुमार कुशवाहा भैया को, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से हर पल की खबर देते रहते हैं और हमारा भी खबर लेते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कृपया वो भी खड़े हो जाए और सारे लोग तालियों से उनका स्वागत करें। आज हमारे विद्या मंदिर के पूर्व छात्र न केवल प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने विद्या भारती संस्थान के जो पूर्व छात्र हैं वो काफ़ी बहुत ही दूरी तक पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। विश्व के जो बंधुत्व कुटुंबकम का जो हमारा मोटो है, जो हमारा सिद्धांत है, उस पर वो काम कर रहे हैं। अंत में मैं भागवत गीता का एक श्लोक है जिसमें हम आम जनतरण जो बड़े लोग अच्छे काम करके जाते हैं, हम भी। धन्यवाद भैया। ने अपने विद्यालय से केवल शिक्षा ग्रहण नहीं किया है बल्कि संस्कार का पाठ भी पढ़ा है और सेवा का व्रत भी लिया है। हमारे विद्यालय से संस्कार में शिक्षा के साथ सेवा भाव भी सिखाया जाता है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आभार व्यक्त करना हमारी परंपरा रही है। इसी कड़ी में आभार ज्ञापन हेतु डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा जी, माननीय अध्यक्ष विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र को सादर आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्षता कर रहे प्रिय पूर्व छात्र अभिषेक आनंद जी, परम आदरणीय
है ऐसा लिखते हैं। और ऐसे लेखकों की संख्या भी कम से कम 50 है। ये जानबूझ करके हमारे देश के बारे में ऐसा कुप्रचार किया गया। ये बात सच है, हम 1000 साल से संघर्षरत थे। बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारी सारी कमर तोड़ने का प्रयत्न तो किया। बड़े बड़े विश्वविद्यालय इन्होंने खंडहर में बदल दिए। उसका सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी तो बिहार ही था। यहाँ का विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, उदंतपुरी का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, ये किसने नष्ट किए? एक बार हायर एजुकेशन के सेंटर जब नष्ट हो जाते हैं तो नीचे के विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक कहां बनेंगे? बड़े बड़े ग्रंथालय जहां 4-5 लाख पुस्तकें थी वो जला दिए। तो एक बड़ा संकट तो आया। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया? हमारे सामान्य विद्यालयों को डीरिकॉग्नाइज कर दिया। जो पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, नहीं, ये इनको कोई मान्यता नहीं है। इस इतिहास को अपने को जानना चाहिए। अंग्रेजों के लिखे हुए कथन पर भरोसा नहीं करना। और जब महात्मा गांधी जी जब एक बार गोलमेज सम्मेलन में लंदन में थे, तब उन्होंने एक बाहर भाषण में बोला, राउंड टेबल में नहीं, अन्य एक कार्यक्रम में गए थे। वहां बड़ी संख्या में अंग्रेज मौजूद थे, कुछ भारतीय भी थे। महात्मा गांधी जी को एक व्याख्यान के लिए बुलाया था। गांधी जी ने कहा कि आप अंग्रेज लोग जो भारत में आए थे, भारत अधिक पढ़ा लिखा देश था, लेकिन आज 1930 एक लंबा समय भारत में आपको बीत गया। 150 वर्षों से अधिक समय आपको हो गया। आपने हमारे देश को अधिक निरक्षर बना दिया। वहां पर ढाका विश्वविद्यालय का पुराना वाइस चांसलर बैठा था, वो खड़ा हो गया। गांधी जी, आप जो बोलते हैं इसके पीछे आप कुछ प्रमाण दे सकते हैं क्या? गांधी ने कहा, मैं जरूर दूंगा। गांधी ने जो वाक्य बोला वो वाक्य ऐसा था, देयर वाज ए ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का एक स्वर्णिम वृक्ष था, बट यू पीपुल अपरूटेड दैट वन। आपने उसको उखाड़ दिया एंड लेफ्ट इट टू ड्राई, और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। यह वाक्य गांधी जी का था। लेकिन गांधी जी अपने जीवन में कोई प्रमाण नहीं दे पाए। उनके शिष्य थे धर्मपाल जी ने स्वयं लंदन जाकर, ब्रिटिश आर्काइव्स में जाकर अध्ययन किया। और भारत में जो गवर्नर यहां थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर, उन गवर्नर ने जो 18वीं शताब्दी में भारत में अध्ययन किया था भारत की शिक्षा व्यवस्था का, वो जो रिपोर्ट उनके पास वहां थी उसको निकाला। उसको निकाल करके पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। वो द ब्यूटीफुल ट्री के नाम से वो पुस्तक आपको मिल जाएगी, गूगल पर मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए, मोटी है थोड़ा, तब पता लगेगा। भारत के प्रत्येक गांव में विद्यालय था, हर जाति बिरादरी का बच्चा पढ़ता था, हर जाति बिरादरी के अध्यापक भी थे। देश की साक्षरता उन दिनों जब अंग्रेज आया तब 75% से ऊपर थी। बंधुओं, 1901 में भारत की साक्षरता 6% थी केवल। सारे साक्षर शिक्षित देश को जहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, वो ऐसा निरक्षर बना दिया। एक ईसिंग नाम का अंग्रेज, उसने ईसिंग नाम का एक चीनी यात्री था, वो अध्ययन के लिए निकला, मैं भारत अध्ययन करूंगा, नालंदा जाऊंगा। तो पहले सुमात्रा में आकर के एक श्री विजय नाम के स्थान पर अपनी नाव से उतरा। वो जैसा बाहर के लोगों का चेकिंग होता है, पूछताछ हुआ, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, यहां कब तक रुकेंगे? तो उसने बताया, मैं भारत जा रहा हूं, मैं अध्ययन के लिए जा रहा हूं, मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। तो वहां के लोगों ने पूछा उस ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में,
कि आप संस्कृत जानते हैं? नहीं, संस्कृत मैं नहीं जानता, तो वहां आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। नालंदा में प्रवेश करने के लिए आपको संस्कृत सीखना अनिवार्य है। तो मैं क्या करूं अब? नहीं, कुछ मत करिए, आप सुमात्रा में रुक जाइए, यहां रह करके संस्कृत सीखिए। तो ईशिंग कहता है कि मेरे पास यहां रहने के लिए तो कुछ पैसा नहीं है। नहीं, वो मत चिंता मत करिए, यहां संस्कृत का विद्यालय चलता है, वो निःशुल्क चलता है। सुमात्रा में श्री विजय नाम के स्थान पर ये ईशिंग जो है कई महीने रहा, संस्कृत सीखा, नालंदा आया, प्रवेश पाया, 11 वर्ष नालंदा में निःशुल्क रहा। 400 पुस्तकों का उसने चाइनीज भाषा में अनुवाद किया। उन पुस्तकों को लेकर वापस चाइना चला गया। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को 1 पैसा भी शुल्क देना नहीं पड़ता था। विक्रमशिला के विद्यार्थी को नहीं देना पड़ता था। सारे भारत की शिक्षा 100% निःशुल्क थी। और ये शिक्षा जो है ये सरकार के नियंत्रण में भी नहीं थी। और इसलिए हम दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा वाले केंद्र बने थे। कम से कम 40-50 देश आज जो दिख रहे हैं, उनके विद्यार्थी भारत में आकर के शिक्षा अध्ययन करते थे। आज पाकिस्तान बड़े गौरव से कहता है, क्या कहता है? तक्षशिला जो है वो हमारा पुराना विश्वविद्यालय था। अच्छी बात है, तो तक्षशिला तो आज पाकिस्तान में है। वो कहता है पाकिस्तान का पूर्व इतिहास है, तक्षशिला जो है वो हमारा है। अच्छी बात है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारी है। अच्छी बात है। तो भारत की शिक्षा का स्तर, भारत के विज्ञान का स्तर, दुनिया को गणित किसने दिया? आइंस्टीन कहते हैं अगर भारत हमको न्यूमेरल्स नहीं देता 1 2 3 4 5 9 0 डेसिमल, तो विज्ञान की उन्नति क्या होती? कहना कठिन है। भारत ने सबसे पहले धरती का सरकमफ्रेंस निकाल करके दिया। भारत ने पाई का मान निकाल के दिया। भारत ने ग्रहों की गति निकाल करके दी। भारत ने विज्ञान और अपनी दार्शनिक धार्मिक परंपरा में कभी संघर्ष नहीं देखा। पश्चिमी जगत तो इसी से परेशान था। पश्चिमी जगत में जो उनके ग्रंथों में लिखा था उसको उन्होंने पक्का मान लिया, उसके खिलाफ बोलना अनुमति नहीं थी। जो बाइबल में लिखा है उसके विपरीत आप नहीं बोल सकते। धरती चपटी है, प्लेट की तरह है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। नहीं, सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। और जब कोपरनिकस ने कहा कि ये सूर्य नहीं, धरती घूमती है 2 तरह से, एक अपनी कीली पर और एक सूर्य के चारों ओर, तो कोपरनिकस को कहा चुप, आगे से बोलना नहीं। कोपरनिकस चुप हो गया। कोपरनिकस के मरते समय कोपरनिकस की डेड बॉडी के ऊपर उसकी थीसिस रख दी, पब्लिश नहीं की। उसका शिष्य परंपरा में ब्रूनो था, आगे चल करके उस ब्रूनो ने बोल दिया कि सूर्य नहीं घूमता, धरती घूम रही है 2 प्रकार से। एक दिन में एक बार घूम जाती है और 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ब्रूनो को जिंदा जला दिया। गैलीलियो भी यही बोल रहा था। गैलीलियो को कहा तुम इस मकान के अंदर बंद। गैलीलियो को एक मकान में बंद कर दिया, निकलने नहीं दिया। पश्चिम जगत में यह संघर्ष रहा। जो कोई बाइबल के खिलाफ बोल देगा उसको बोलने की अनुमति नहीं थी। बाद में आगे चल करके विज्ञान ने विद्रोह कर दिया और बाइबल के लोगों का आप वेटिकन सिटी में रहिए, हमको विज्ञान में काम करने दीजिए। तो साइंस और जो धार्मिक मान्यताएं, हमारे देश में ऐसा विवाद और ऐसी कठोरता कभी नहीं थी। हमारे देश में हर प्रकार की असहमति को अनुमति थी। आप असहमत होते हैं, अपनी बात कहिए, इसलिए आपको जिंदा नहीं जलाया जाएगा, आपको घर में बंद नहीं किया जाएगा, आपको जेल में नहीं डालेंगे। इस कारण से हमारे देश की अच्छी उन्नति हुई थी। जो पोरस राजा था, अलेक्जेंडर के साथ बाद में संधि हुई, तो अलेक्जेंडर को इसने 30 किलोग्राम स्टील दिया। वो नहीं होता था स्टील,
भारत स्टील का पहला निर्माता था, ध्यान में रखिए। भारत एलॉय बनाने का पहला निर्माता था। लेकिन युग ऐसा बीता कि दुनिया के बड़े बड़े लेखक ये कहने लगे कि भारत जंगली है, भारत बर्बर है, भारत जो है निरक्षर है, भारत प्रशासन नहीं जानता। चाणक्य का अर्थशास्त्र कितना पुराना है भाई, 2000 साल पहले का। 2000 साल पहले किसने इकोनॉमी लिखी है बताइए जरा। वैदिक काल से अनेक व्यवस्थाएं दी हुई हैं, दुनिया में इतना पुराना व्यवस्था देने वाला ग्रंथ कौन सा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि अंग्रेजों की लिखी हुई किताबों को, पुस्तकों को हमारे लोग पढ़ करके वैसे ही भाषा बोलने लग गए। यह दुर्भाग्य की बात हो गई। उस अंधकार में से अपने को निकलना है। अंग्रेजों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा जो बनाया गया वातावरण था उसमें से निकलना है। स्वतंत्रता के पहले चर्चिल महोदय कहते थे, अगर हमने भारत को स्वतंत्र कर दिया ये लोग बिखर जाएंगे, ये लोग शासन चलाना नहीं जानते, यहां गृह युद्ध हो जाएगा, ये भूख से मर जाएंगे। हम इनको संभाल के रखे हुए हैं, जंगली बर्बर लोगों को। चर्चिल महोदय जिंदा होते तो उनको आज समझ में आ जाता, भारत तो ठीक हो गया। उनके देश को संभालने के लिए भारत का आदि प्रधानमंत्री बना। और पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर 4 प्रधानमंत्री बदल गए उनके। अपना देश नहीं चला पा रहे। भारत को स्वच्छ श्यामला भूमि थी, उन्होंने इस सारे देश को गरीब देश में बदल दिया, कंगाल देश में बदल दिया। एक एक अकाल में 1.5 करोड़ लोग मरने लगे, अन्न का अभाव हो गया। और आजादी के बाद लगभग 20, 25, 30 वर्षों तक इस देश ने बड़ा संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि 60 और 70 के दशक में हर 5 और 10 मिनट के अंतराल पर एक पानी का जहाज अन्न से भरकर भारत के किनारे पर लग जाता था। और अमेरिका में न्यूज़पेपर में न्यूज निकलती थी, फ्रॉम शिप टू माउथ। भारत इसी में लगा हुआ है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्राजील से, अर्जेंटीना से, यहां से चावल और गेहूं खरीदता है और अपने लोगों का पेट भरता है कैसे भी। ये सच बात नहीं थी। लेकिन जब भारत के हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे किसान को, हमारे टेक्नोक्रेट इंजीनियर्स को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जब स्वतंत्रता मिली और हमने काम करना शुरू किया, तो आज मुझको ये बताते हुए आनंद भी है, भारत 12,000 शिप अन्न के, फूड ग्रेन्स के भरकर दुनिया के गरीब देशों को भेजता है हर साल। 12,000 शिप पिछले साल गए हैं भारत से। दुनिया में नंबर 1 है हम आज फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट में। सन 60 और 70 में देश की आबादी केवल 50 करोड़ थी। 135 करोड़ का पेट भरकर 12,000 शिप लोडेड हमने बाहर भेजा, ले जाओ गरीब देशों को दे दो। नंबर 2 पर जो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करने वाला देश है वो चाइना है। वो हमसे चौथाई है, 3,000 जहाज केवल भेजता है वो। दूध के उत्पादन में भारत देश दुनिया में नंबर 1 है। 18 करोड़ टन दूध हम प्रतिवर्ष पैदा करते हैं। सन 50 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 ml दूध मिलता था। आज 475 ml दूध प्रत्येक व्यक्ति को देश में मिलता है। हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े चीनी के प्रोड्यूसर है। हम दुनिया में चाइना के बाद स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर दुनिया में आज हमें। जो फ्रांस और इंग्लैंड हमको स्टील की उन दोनों टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, जब जमशेदपुर में पहला स्टील का कारखाना भारत का 1911-12 में लगा था। अरे भारत के लोग क्या स्टील बनाएंगे, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग, ऐसा बोलता था इंग्लैंड। आज इंग्लैंड की तुलना में हम लोग 10 गुना स्टील पैदा करते हैं। आज भारत स्टील के प्रोडक्शन में
रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सबसे ज्यादा स्टील पैदा करता है। मालूम है आपको? स्टील पैदा करने वाले बर्बर लोग हैं हम लोग, हम जंगली लोग हैं। हमारे पास 6 इंजीनियर्स हैं, हमारे पास 6 मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे पास 6 व्यापारी लोग हैं। अभी मैं केनिया में नैरोबी में था एक 15 दिन पहले, तो थोड़े समय के लिए वहां के लोगों ने कहा चलिए भाई साहब आज अब हमारे सब कार्यक्रम पूरे हो गए, एक 4 दिन का मेरा 5 दिन का कार्यक्रम प्रवास पूरा हो गया, तो साथ में 8वें दिन मीटिंग के बाद अरे बगल में वाइल्ड लाइफ देखने जाते, चलो भाई गए देखने के लिए। तो वह सुरक्षा कर्मी थे, तो 2 सुरक्षा कर्मी से हंसी मजाक हो रहा था, तो हमसे पूछते हैं आप किस देश से आए हैं? हमने कहा हम भारत से आए। इंग्लिश अंग्रेजी में बात चल रही थी। अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया? हाँ जी हम भारत से। ओहो, इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी गुड डॉक्टर्स हियर। नैरोबी में भारत के डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो हमने पूछा आप उनको अच्छा डॉक्टर क्यों कहते हैं, क्या व्हाट इज द रीजन, आप क्यों कहते हैं? ओ नो दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी काइंड। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम इलाज करते हैं यहां के। अब देखिए भारत का डॉक्टर अमेरिका में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर, इवन नैरोबी में जाकर के भी ख्याति प्राप्त करता है। उसमें एक भारतीय तत्व है, भारतीय भाव है, एक संवेदना है। ध्यान में रखिए ये इमोशनल जो भाव है ये केवल और केवल भारत के पास है। ध्यान में रखिए, इसलिए भारत के डॉक्टर्स की डिमांड है, भारत के इंजीनियर्स की डिमांड है, भारत की नर्सिंग स्टाफ की डिमांड है। आज दुनिया का कोई भी अस्पताल जो है, बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी दुनिया का बड़ा मेडिकल कॉलेज भारत के बच्चों के बिना चल ही नहीं सकता। एक हॉस्पिटल में 90% बच्चे भारत के ही डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ है। हम जंगली लोग हैं, हम बर्बर लोग हैं हम लोग। तो ये जो पेंट किया था वो पेंट आज केवल 75 वर्षों में भारत के बच्चों ने उसको मिटा दिया, हटा दिया। और इसमें हमारे बिहार के लोगों का योगदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात भी सच है कि बिहार के लोगों का, हमारे नौजवानों का योगदान बिहार के लिए कम, बाहर के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। हमारी प्रतिभा बाहर जाकर के निखरती है, क्या भगवान जाने। बाहर तो बहुत प्रसिद्धि पाते, बेंगलोर में इकट्ठे होंगे तो IIT में आए कंपनीज में बिहार के लड़के एकदम छाए रहते हैं। दिल्ली IIT में बिहार के बच्चे, BHU में बिहार के बच्चे, बिहार में आके क्या होता है भगवान जाने इनका। अब मेरी दूसरी अपील आपसे है, ये बात तो आप समझ गए कि हम लोग जंगली नहीं, बर्बर नहीं, निरक्षर नहीं, हम लोग शासन प्रशासन चलाने में योग्य हैं और भगवान की कृपा से हम विद्या भारती के विद्यालय में पढ़े, इसलिए संस्कारित भी हैं। हम भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं। विद्या भारती एक नए मुकाम पर, नए एक पड़ाव पर आ गई है। जैसा पता है 13,000 विद्यालय हमारे, हम 13,000 विद्यालय से संतुष्ट होने वाले नहीं, हम 30-32 लाख बच्चों से संतुष्ट होने वाले नहीं। हम चाहते हैं बिहार के अंदर जो विद्यालय हैं वो 2 गुने हो जाए आने वाले 3, 4, 5 वर्षों के अंदर। और जो विद्यालयों का स्ट्रक्चर है ये भी डबल हो, क्षमता डबल हो, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाए। गुणवत्ता वाले छात्र, गुणवत्ता वाले हमारे आचार्य बंधुगण मिलकर के बिहार के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग कर दें। जब विद्यालय प्रारंभ हुए तो छोटी छोटी समितियां थी, उन्होंने भरसक कोशिश करके आज से 30, 35, 40 साल पहले अपने सामर्थ्य से भी अधिक उन विद्यालयों को खड़ा किया। और जब उन्होंने क्या किया वो प्रशंसनीय है। भले उन्होंने 4 कमरे का विद्यालय शुरू किया होगा उस समय, लेकिन वो प्रशंसनीय है। आज हमारी क्षमता उस समय की क्षमता से 10 गुना 20 गुना अधिक है। और जो अगली मेरी जो प्रार्थना और अपील है वो पूर्व छात्रों से ध्यान में रखिए। आपको क्षमता मिली, योग्यता मिली या आपको संस्कार मिला जिस विद्यालय से, उस विद्यालय को पलट करके देखो, उसके लिए क्या कर सकते। जहां से हमने संस्कार पाया है, विचार पाया है, एक बुद्धिमत्ता पाई है, समाज में एक सम्मानित जीवन हमको प्राप्त हुआ है,
हम अपना समूह बनाकर पुराने विद्यार्थियों का अपने उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय वाले नगर गांव के लिए, वहां के विद्यार्थियों के लिए क्या और अच्छा कर सकते हैं, बैठिए, योजना बनाइए। अच्छी योजना, बड़ी योजना बनाओ, छोटी योजना मत बनाओ, और वहां के परिदृश्य को बदल दो। आपको लगता है कि हमारे विद्यालय में बड़ा भवन होना चाहिए, बड़ा भवन बनाओ। 10 कमरे और होने चाहिए, 10 कमरे के लिए योजना बनाओ। एक बड़ा हॉल होना चाहिए, हॉल साउंड प्रूफ हो। बड़ा मैदान होना चाहिए, मैदान में 400 मीटर का ट्रैक कैसे निकलेगा। बच्चों के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल का मैदान होने, कोर्ट होना चाहिए। बच्चों को अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, ई लाइब्रेरी चाहिए, कंप्यूटर की लैब चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब चाहिए, आचार्यों को अच्छा वेतन चाहिए। आज हम इस काम को कर सकते हैं। हर एक जो विद्यार्थी है, जो पुराना, वो मन में विचार करे, मेरे 10 मित्र हैं, उन 10 मित्रों को जोड़ लूंगा। 4 अच्छे परिचित मिले हैं, उनको जोड़ूंगा, उनके अंदर भाव जगाऊंगा, और अपने प्राचीन विद्यालय को और अच्छे विद्यालय में कैसे बदल सकता हूं, यह प्रयत्न करूंगा। कल मेरे पास अयोध्या के एक पुरातन विद्यार्थी का मैसेज आया है। वो लिखता है कि वो बंबई आईआईटी से पीएचडी किया हुआ था, अयोध्या के शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ है। तो मेरे से बोला, मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब। मैं चल, तुम इतना करो, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तुम 100 ऐसे गरीब विद्यार्थी, बालक बालिका ढूंढो अयोध्या में, जिनको हर महीना 2000 रुपए स्कॉलरशिप दोगे, एक 25,000 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी दोगे। इस साल 100, अगले साल 100 जोड़ना, 100 जोड़ते जाओ। उसने योजना बना ली, अपने साथ के 40-50 दूर दूर दुनिया में बैठे लोगों को जोड़ लिया है। अगले 2-3 महीने में सारी योजना बना करके आ रहा है। मेरी योजना बन गई है भाई साहब, मैं जुलाई से मैं प्रारंभ कर दूंगा। 100 विद्यार्थियों को हर साल बढ़ाता जाऊंगा, हर साल 100 नए जुड़ जाएंगे, एक 5-6 साल में नंबर पक्का हो जाएगा। बोले भगवान की कृपा से मैं छोटे से शिशु मंदिर से पढ़ करके निकला था। मैंने बीटेक, एमटेक, पीएचडी किया, आईआईटी मुंबई से किया। मैं जापान में अच्छी कंपनी में नौकरी करता हूं। मैं बहुत छोटे घर से आया था, छोटा सा मेरा घर था। मैं कोई संपन्न परिवार का मैं बालक नहीं था, लेकिन शिशु मंदिर के आचार्यों ने मेरे जैसे अति सामान्य बालक में भी कुछ डाला कि मैं आज जापान की एक बड़ी कंपनी में और एक प्रतिष्ठित रूप से बैठा हूं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको अच्छे से रिटर्न करूं, इसलिए मैं करूंगा। वो लग गया, एक बालक से बात कर रहा है, अपने मित्रों से बात कर रहा है, कुछ और कंपनीज वाले हैं उसको जानते हैं, उनसे बात कर रहा है, एक ट्रस्ट बना रहा है। मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश देवरिया एक स्थान है, देवरिया का एक बालक है रंजीव तिवारी, वो भी शिशु मंदिर विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ, देवरिया से एक बड़ी कंपनी में आ गया, आईआईटी और बीएचयू का पास आउट था और लखनऊ में रहता है। उसने एक प्रकल्प ले लिया विद्या भारती के भाई जी से अनुमति लेकर, ब्रह्मदेव जी से, भाई जी आपको एक जमीन है, हमको छोटा प्लॉट दे दो इसमें से। भाई ने दे दिया, चल एक प्लॉट ले ले तू। एक लगभग 0.75 एकड़ का प्लॉट उसने ले लिया। लखनऊ के आसपास के 10 जिलों में उसने खबर भेजा, जिन बच्चों के 85% से ऊपर मार्क्स हैं और हिंदी माध्यम वाले हैं, वे जिनके परिवार में आमदनी 20,000 से कम है, वे अप्लाई करेंगे केवल। ढूंढ लिए बच्चे, और 45 बच्चे उसके पास लड़के रहते हैं। हर साल 10-12 बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में चले जाते हैं। पूरा खर्चा यही उठाता है, हर बच्चे का 1-1.25 लाख खर्चा। हर साल 10-11 बच्चे सेलेक्ट हो जाते इससे। बोले एक बार सिलेक्शन के बाद मैं उनके घर से एक पैसा भी नहीं लेता, आने जाने का किराया भी हम देंगे, खाना पीना, कोचिंग, कॉपी, किताब हम देंगे। सिलेक्शन हो गया तो आगे की फीस भी हम देंगे। प्रतिष्ठा उसकी अच्छी जम गई। मांगना आता है पैसा लोगों से, दो कैसे नहीं, दो पैसा अपने मित्रों से आग्रह करके ले आता है। तो हिंदुस्तान में गरीब बालक है, ऐसे बालक में 85-90% मार्क्स लाते हैं, लेकिन घर में कोई जगह नहीं है। इसको कौन 1 लाख रुपया देगा जो कोचिंग करेगा?
कोचिंग के बाद कौन 1 लाख रुपया सालाना वो बीटेक एमटेक के लिए देगा इसको? और उसको जब सफल हो गया तो भाई जी के पास फिर गया, भाई जी कहां, जो हमारा छात्रावास अच्छा चलता है, देखिए हाँ अच्छा चलता है, हमको एक बड़ा प्लॉट दे दो, आप बड़ी जमीन दे दो, हम बालिकाओं के लिए शुरू कर देंगे। 5 फरवरी को बालिकाओं के बड़े छात्रावास की तैयारी कर रहा है। बालिकाओं में से 22 बालिकाओं से छाटी है और 22 बालिकाओं को वो हर महीना उनका खर्चा देता है। इस साल 5 फरवरी को छात्रावास का उद्घाटन करेगा। उसकी कल्पना है हम 300 बालिकाओं का एक बड़ा छात्रावास चलाएंगे। वो गरीब बालिका होगी लेकिन मेधावी होगी। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं विद्या मंदिर से, शिशु मंदिर से पढ़ करके आया हूं। मैं समाज के उत्थान में मैं लगूंगा। अच्छा ग्रुप खड़ा कर लिया, 40-50 लोग अच्छे मित्र, उसके आधे बच्चे विद्या भारती के विद्यालय के पढ़े। इसमें हम क्या नहीं कर सकते भाई, हम कर सकते हैं। अभी रायबरेली का एक बालक है, उसका नाम है कुलदीप द्विवेदी, छोटे से शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ है। बछराओं करके एक स्थान है रायबरेली में, वहां से शिशु मंदिर का पढ़ा है। भगवत कृपा ऐसी हो गई कि वो IRS ऑफिसर हो गया, बंबई में पोस्टेड है। बोले मैं तो भैया बच्चे सामान्य घर का था, मेरे पिताजी सिक्योरिटी में काम करते थे। शिशु मंदिर के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और शिशु मंदिर के आचार्य प्रधानाचार्य के कारण से मैं धीरे धीरे हर परीक्षा उत्तीर्ण करता करता UPSC क्वालिफाई किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आ गया। अब मेरी जिम्मेदारी है मैं पलट करके दे दूं। हर महीने आता है, अपने विद्यालय में बैठता है, पास के लोगों की चिंता करता है, सैकड़ों लोगों के लिए फीस की व्यवस्था करता है। वो बोलता है मैं पूरे ब्लॉक के 100 गांवों के लिए हेल्थ का प्रोजेक्ट ला रहा हूं। मेरे शिशु मंदिर के आसपास के गांव में कोई भी ऐसा ना रहे गरीबी के कारण से इलाज न करा पाया, गरीबी के कारण से पढ़ नहीं पाया। ये संस्कार मुझको शिशु मंदिर ने दिया है, मैं बदले में कुछ दूंगा। तो हमको कुछ योग्य बनाया विद्यालय ने, हमको कुछ संस्कार दिया है, ये सच बात है। तो इसलिए पहली बात यह है अपने जीवन में प्रामाणिक रहना। हम शिशु मंदिर से पढ़ करके आए हैं, किसी को यह कहने का अवसर न मिले अरे शिशु मंदिर में पढ़ करके आया है, ऐसा काम क्यों करता है, ये नहीं। जैसे आपने संस्मरण सुना, सत्यनिष्ठा, ये मेरे जीवन का पहला पक्ष है। हम सादा जीवन जिएंगे, हम 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े में काम चलाएंगे, हम छोटे घर में रह लेंगे, हम स्कूटर से साइकिल से चल लेंगे, लेकिन किसी को ऐसा अवसर नहीं देंगे कोई कहे कि मेरी सत्यनिष्ठा कहीं प्रश्नवाचक है। क्रमांक 2, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार किसी को भी आपत्ति देने वाला न हो, सबको प्रसन्न करने वाला मेरा व्यवहार होना चाहिए। वो कोई सा भी प्रसंग होगा, मैं सबके साथ समरस होने वाला हूं। किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का द्वेष मेरे मन में नहीं आना चाहिए। सारे समाज को साथ लेकर के चलने का विचार और संस्कार मेरे को प्राप्त हुआ है। और तीसरी बात, मैं अपने विद्यालय के लिए, मैं इस सारे देश के समाज के लिए क्या अधिक से अधिक कर सकता हूं, इस प्रयत्न में हम लगे रहे। और इसलिए पुराने गौरवशाली भारत को ध्यान में रखकर भविष्य में उससे भी और अधिक गौरवशाली भारत बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। लेकिन वो काम हमको करना अपने उस गांव से है, वो काम हमको अपने उस विद्यालय से करना है। अपने उस विद्यालय के वर्तमान स्वरूप को हम अपने आचार्य प्रधानाचार्यों के साथ मिलकर बदल देंगे। तो सच में आज का ये सम्मेलन हमको लगता है निश्चित रूप से हम कहेंगे सफल। और इसलिए नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी पुराने शिक्षा के, अध्यात्म के बड़े बड़े महापुरुषों की यह भूमि, आर्यभट्ट, राजा मिहिर, अश्व घोष, इतने बड़े बड़े विद्वानों की यह भूमि, दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय के नाम से ख्याति प्राप्त, ग्रंथालयों के नाम से ख्याति प्राप्त वो भूमि फिर से अपने पुराने वैभव को और अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त करे और उसमें हमारी भी भूमिका रहे, हमारे विद्यालय की भूमिका रहे और मेरा विद्यालय अपने जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित हो।
इस संकल्प के साथ हम लोग अपने अपने घरों को जाएं, तो ये हमारा सम्मेलन निश्चित रूप से सफल माना जाएगा। मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए विचार, आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो इस महान संकल्प में आपको अनंत शक्तियां प्रदान करे। नमस्कार। एक सूचना है, BR01 FC 7399 मारुति स्विफ्ट कार सड़क पे खड़ी है, उसको जिनकी भी है कृपया तुरंत उसे हटा लें। BR01 FC 7399। विद्या भारती के दैनिक आचार पद्धति में किसी भी कार्यक्रम का समापन भारत वंदन के साथ पूर्ण होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वंदे मातरम हेतु पूर्व छात्रा को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका प्रकाश। और इस सभागार में उपस्थित सभी आगत अतिथियों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान दक्ष आरम, सावधान दक्ष। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठः कलकलनिनादिकराले कोटिकोटिभुजललित करवाले अभिलाषिनुमायत बले बहुबलधरणिं नमामि तरणिं रिपुदलवरणिं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति त्वमरोहि प्रतिमा गणि मन्दिरे मन्दिरे वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा वृषप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां
आरमण। दक्ष विश्रम। एक सूचना है, पूर्वत अभी आप सब लोगों के लिए हनुमान मंदिर का प्रसाद है जो आपको गेट पे